हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे रोमानी वाद के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया जाता है। अब ये रोमानी वाद क्या है, ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, यह है, इसको सीधे तौर पे हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि कैसे कल्चर के द्वारा, है ना, रोमानीवाद जो क्रिएट होता है वो कल्चर के द्वारा क्रिएट होता है। कल्चर में क्या होता है, कल्चर में आर्ट, पोएट्री हो गया, स्टोरी हो गया, म्यूजिक हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ द कल्चर, है ना। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहता है, पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो ग्रुप है। एक ग्रुप का यह मानना है कि राष्ट्रवाद का जो विस्तार होता है वह युद्ध के द्वारा और किसी देश की सीमा विस्तार के द्वारा होता है। जैसे कोई एक देश है, वह दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा है, तब वहाँ के लोगों के दिल दिमाग में राष्ट्रवाद का विस्तार होता है। और या फिर एक देश अपनी सीमा का विस्तार करता है दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करके, तब उस वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विस्तार होता है ना। लेकिन दूसरे लोगों का यह मानना है, दूसरे तरह के जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है कि कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, कि संस्कृति जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी राष्ट्र के विचार में, है ना। किसी राष्ट्र के निर्माण में कल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। सिर्फ युद्ध और क्षेत्र विस्तार ही राष्ट्रवाद का विस्तार नहीं करता है, बल्कि संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद के विचार में या राष्ट्रवाद के विस्तार में, है ना। तो एक का कहना है कि युद्ध और सीमा विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और दूसरे का यह कहना है कि नहीं, संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग, है ना। तो जो कल्चर वाले हैं वो यह बोलते हैं कि कल्चर में क्या है, तो कला है, कविता है, कहानी है, संगीत है, ये जो है वो किसी भी राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में और उसको एक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। चलिए यहाँ पे हम रोमानीवाद को देखते हैं। ये कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, है ना। रोमानीवाद के द्वारा क्या बोला जाता है कि रोमानीवाद में संस्कृति जो होती है वह एक विशेष प्रकार की राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न करने की कोशिश करती है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक विचार वाले व्यक्ति हैं वह आलोचना करते हैं किसका, तर्क का और साइंस का। उनका यह मानना है कि आज हम लोग जो पूरा व्याख्या किया जा रहा है कि जो देश साइंस में तरक्की करता है, जिस देश के लोगों में तर्क शक्ति ज़्यादा होता है, वही राष्ट्रवाद का विस्तार कर पाता है, ऐसा नहीं है। रोमांटिक सोच वाले व्यक्ति का यह कहना है कि नहीं, किसी भी देश की अगर संस्कृति अच्छी है, किसी भी देश की अगर सांस्कृतिक विरासत अच्छा है, तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का विस्तार जो है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मजबूती से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो थॉट वाले हैं। एक जो है मॉडर्न थॉट है। मॉडर्न थॉट का यह मानना है युद्ध, सीमा विस्तार, साइंस और तर्क, दीज आर द एलिमेंट्स विच इन्हांस द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल, बट द सेकेंड ग्रुप टेल दैट कल्चर is the important factor which enhance the nationalist feeling among the people। बात समझ में आया। तो दो ग्रुप हैं और दो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। इसलिए जो रोमांटिक आर्टिस्ट है वो किसका निंदा करता है, साइंस और तर्क का, है ना, कि ये राष्ट्रवाद के विस्तार का आधार नहीं हो सकता है ना। तो क्या आधार हो सकता है रोमांटिक आर्टिस्ट के द्वारा। रोमांटिक आर्टिस्ट का ये कहना है कि इमोशन, इंस्टीट्यूशंस एंड मैस्टिकल फीलिंग्स, है ना, इसके द्वारा जो राष्ट्रवाद का निर्माण होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और इस आधार पे अगर देश का निर्माण होता है तो वो देश बहुत जल्दी टूटता नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इमोशन मतलब क्या होता है,
इमोशन मतलब होती है भावनाएं। आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशन के थ्रू रोने लगते हैं या फिर बहुत डूब जाते हैं या बहुत उसका प्रशंसा करने लगते हैं और शायद आपके विचारों में वो परिवर्तन आ जाता है और आप उसकी तरह ढलने लगते हैं, है ना। या फिर अगर आप कहानी के तौर पे देखें तो प्रेमचंद का 2 कहानी है जहाँ तक मुझे याद है, हीरा मोती 2 बैलों की कहानी। वहाँ देखिए कि कैसे लोग जुड़ जाते हैं जानवरों से, है ना। वो हीरा और मोती 2 कहानी वो क्या जानवरों का कहानी है और एक व्यक्ति जो उसका मालिक है वो कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ क्या है, भावनाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। या फिर प्रेमचंद का जो कहानी है ईदगाह, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसकी दादी कुछ पैसे देती है, वो मेले में जाता है, उसे दादी बोलती है कि तुम मिठाई खरीद लेना, लेकिन मिठाई के जगह पे वो क्या खरीद लेता है, वो खरीद लेता है चिमटा। और वो आकर के घर में जब बोलता है मैंने चिमटा खरीदा, दादी उसे मारती भी है। तो वो जब बोलता है कि दादी आप जब रोटी पकाते हैं आपका हाथ झुलस जाता है, ये जब हम देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या है, भावनाएं हैं। जब उस कहानी को पढ़ते हैं तो रोने जैसा आभास होने लगता है। ये क्या है, भावना है और उस कहानी से आप जुड़ते हैं और फिर उस कहानी को आप अपने दुनिया में जो आप जी रहे हैं उसमें आप ढूंढना शुरू कर देते हैं और वैसे ही घटनाएं घटती हैं तो आप जुड़ते हैं उससे। इंस्टीट्यूशन का अंतर्बोध क्या है, अंतर्बोध ये होता है जहाँ पे तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आस्था, सिर्फ और सिर्फ बिलीव काम करता है ना। जैसे आप अपने भारत जो है वो आस्था का देश है या बिलीव का देश है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे तीर्थ स्थान जाते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई तर्क काम नहीं करता है। वहाँ पे अगर आपको बोले कि मत जाओ यार कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे मेरा बिलीव सिस्टम काम करता है। वहाँ पे जाते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और वहाँ से हम जुड़ पाते हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ जा कर के अगर हम कुछ बोलेंगे तो भगवान मेरी बातों को सुन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक आस्था से जब हम जुड़ते हैं तो वो आस्था बहुत मजबूती से हमको जोड़ता है किसी भी प्लेस से, और या किसी व्यक्ति से भी आस्था हो, या भगवान से जब जुड़े हुए हैं हम लोग तो भगवान को हम देखे नहीं, हम कैसे जुड़े हैं, वो आस्था के माध्यम से। और हमें कोई बोले कि नहीं भगवान को मत पूजो, ये भगवान से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे वो तर्क काम नहीं करेगा बल्कि आस्था वहाँ पे काम करता है। और आस्था से जब हम जुड़ते हैं तो वो फिर आस्था से हम फिर टूटते जल्दी नहीं हैं। एक बार अगर जुड़ गए तो जुड़ गए। इसलिए जो रोमांटिक नेशनलिज्म का मानना है कि इस माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं फिर वहाँ बिखरने की जो संभावनाएं होती है वो ना के बराबर होती हैं। और तीसरा है मैस्टिकल फीलिंग्स, मतलब आध्यात्मिक भावनाओं के द्वारा अगर हम जुड़ते हैं, है ना, नैतिकता के द्वारा अगर हम जुड़ते हैं, है ना, तो फिर हम जल्दी उससे बिखरते नहीं हैं। और ये सारे जो इमोशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, मैस्टिकल फीलिंग्स है, ये क्रिएट कैसे होता है ना, ये क्रिएट कैसे होता है, ये होता है कैसे, कलेक्टिव हेरिटेज से, है ना। और जब ये चीज़ें आती हैं ना, भावनाएं आती है, इंस्टीट्यूशंस और मैस्टिकल फीलिंग्स, ये जो 3 चीज़ें हैं, एक का होता है भावनाएं, एक का होता है अंतर्बोध, एक का होता है नैतिक भावनाएं। जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर हम अपने विरासत को कलेक्टिवली शेयर करते हैं, है ना। और हम लोगों का जो कॉमन कल्चरल पास्ट है, हम लोग सब इंडियन हैं तो हमारा जो अतीत है वो हम सभी का है, जो हमारी इतिहास है वो हम सभी का है। और जब पुराने इतिहास को हम जानते हैं, उसके बारे में हम जब समझते हैं, या विरासत हेरिटेज मतलब क्या होता है, जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया जो भी सीख है, जो भी विचार है, जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, है ना, दीज आर द हेरिटेज। और जब इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं तो फिर हम लोग उस पर गर्व करते हैं, और गर्व करते हैं तो फिर हम जैसे कैसे बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, है ना, वी हैव प्राउड वी आर इंडियंस, मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों गर्व है आपको भारत होने पे? क्योंकि हमारे जो विरासत हैं वो इतने अच्छे हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, वे इतने आदर्शवादी हैं कि हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शासक हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे रूलर्स हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने हैं। तो बिल्डिंग्स कैसे बने? इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए होंगे, इतने सारी किताबें, जैसे आप देखेंगे अगर विरासत की बात करें तो
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सबसे पहले कहाँ लिखा गया? भारत में। पर हम जानते नहीं हैं। और लोग बोलता है कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ द इलिटरेट। अरे नहीं भैया, भारत पहला देश था दुनिया का जो सबसे पहले लिटरेट हुआ। नहीं तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ बताओ ना, कौन है? ऋग्वेद है। और एक ही वेद नहीं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है। तो ये सारा कौन लिखा है? तो हम लोग शुरू से ही जन्मजात विद्वान थे, विद्वान हैं, विद्वता से बिलोंग करते हैं। आज भी अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग भारत की तरफ देखता है। और हाल फिलहाल में आप देख भी सकते हैं कि जब भारत बहुत ज़्यादा बीमारियों से विश्व जब पूरी तरह बीमारियों से जूझ रहा है या जूझ रहा था, तो भारत से ही सॉल्यूशन मांगा गया कि भैया कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम बीमारियों से बच सकें, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो मोदी जी के द्वारा यूएन को सुझाया गया कि योगा इज़ द मीडियम हु कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। और आज यूएन देखे 21 जून को विश्व योगा दिवस। आज भी भारत देने की स्थिति में, आज भी भारत के पास ऐसी शक्तियां हैं या ऐसे नुस्खे हैं या ऐसे विचार से हैं जिससे आज पूरा दुनिया उबर सकता है संकटों से। तो ये क्या है? ये हमारे विरासत हैं जो हमारे पूर्वज सिखाए हैं। या फिर आप देखेंगे आज जितने भी मेडिकल साइंस है वो क्या है? भारत के 2 संहिता पर टिका हुआ है। एक सुश्रुत संहिता जो गुप्ता काल में थे, एक चरक संहिता जो कनिष्क के काल में थे। यही 2 जो बेस है वो पूरे मेडिकल साइंस का आधार है। कहाँ उत्पन्न हुआ? भारत में। आप बोलते हैं कि जो ये 9 ग्रह है कैपलर बताया है। अरे कैपलर क्या बताया? घंटा बताएगा कैपलर? कैपलर क्या बताएगा? उससे पहले ब्रह्मगुप्त जो गुप्ता डायनेसिटी में विद्वान थे, ब्रह्मगुप्त, वो बताए थे 9 ग्रहों के बारे में। आज हम लोग पूजा कर रहे हैं 9 ग्रह का। आज से कर्मकांड में लिखा हुआ है। पंडित जी जब पूजा कराते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो पंडित जी बोलते हैं 9 ग्रहों की पूजा कीजिए। आज से नहीं कर रहे हैं, वो कैपलर के बताने से नहीं कर रहे हैं। वो हम लोग ईसा मसीह के जन्म से दो वर्ष बाद से कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद से कर रहे हैं। ब्रह्मगुप्त बता दिया। बीजगणित कौन दिया? भास्कराचार्य दिया है। जीरो कौन दिया है? आर्यभट्ट दिया है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वाट एवर यू सी टूडे एज ए इन्वेंशंस, ऑल दीज आर लिंक अप टू द इंडियंस मैथोलॉजी। आप देखेंगे भारतीय आध्यात्मिक पुस्तकों से वो जुड़ा हुआ है। अगर भारत नहीं रीच होता तो आज इतना इन्वेंशन दुनिया में नहीं हो पाता। तो बोला जाता है कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानना मतलब अपने देश की विरासत को जब पहचानते हैं। आप दक्षिण भारत में जा कर के देखिए, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं पहाड़ों को काट करके, पत्थरों को काट करके। आज भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे अमेरिका डेवलप कंट्री है, बना ले वो मंदिर, नहीं बन पाएगा। क्यों? तो वो आइडिया वो भारत के पास ही था, भारतीय लोगों के पास ही था। ताजमहल यहीं क्यों बना? वो तो विदेशी थे, फरगना के थे, वहीं क्यों नहीं बना? तो यहाँ पे वैसे कलाकार थे, यहाँ पे वैसे कारीगर्स थे, तभी यहाँ पे बना, नहीं तो नहीं बन पाता। तो हम भारत को जान नहीं पाते हैं, और भारत को जब जानते हैं तो फिर हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। हनुमान जी के जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे तो उसको जामवंत बताए, तब वो फिर अपनी शक्ति को पहचाने, फिर आगे की हिस्ट्री आप जानते हैं। उसी तरह हम भारत को नहीं जानते हैं, और दुर्भाग्य है कि आज हमारा जो ये हिस्ट्री है, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम विदेशी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है और हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा परम दुर्भाग्य है। अगर यहाँ पे हम भारतीय इतिहास की विरासत को अगर पढ़ा रहे होते या पढ़ रहे होते तो शायद हम भारत को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं। आज हम 9th में जब हिटलर को पढ़ते हैं तो हमें ख़राब लगता है कि मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों को मार रहा है देश के विकास के नाम पे। हम विवेकानंद को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम भगत सिंह को नहीं पढ़ पा रहे हैं। भगत सिंह 4 लाइन में ख़त्म हो रहे हैं, विवेकानंद 4 लाइन में ख़त्म हो रहे हैं। हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम राजा राम मोहन राय को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम प्रेमचंद्र को नहीं जान रहे हैं,
है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ दूर दराज गांव में पैदा हुआ और इतने ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं, इतना हर चीज़ों पर ग्रंथ लिखे हैं। सोचिए क्या विद्वता होगी, कहाँ पढ़े होंगे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हमें तो नहीं मालूम। हम नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जान रहे हैं, हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नहीं जान रहे हैं। दुनिया के देश आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, आप पढ़े होंगे 6 में, हेनसांग आया, फाहियान आया, हर जगह से लोग आते थे यहाँ पे। और यहाँ से जब पढ़ के जाते थे तो पूरी दुनिया में उनकी इज्जत होती थी कि अरे यार ये स्टूडेंट है, कहाँ का, नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। दीज आर द हेरिटेज ऑफ द इंडिया। ये सब क्या है, ये सब विरासत है हमें, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हम जानते नहीं तो गर्व कैसे करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है वो विदेशी कहानियों से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना। अब जब आज़ादी की लड़ाई यहाँ लड़ा जा रहा था तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो है वो क्या किए, वो बोले कि हिस्ट्री को रिवाइव करो, फिर से पुनर्जीवित करो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को बताओ कि क्या है हम, क्या है हमारा देश, हम अपने देश को जानो, तब अपनी शक्ति को पहचान पाओगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ पाओगे। तो उस समय बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था अपने इतिहास को जानने के लिए। और वो क्या है, हमारी विरासत है। अगर हम विरासत को जानते हैं, अगर हम विरासत को समझेंगे, अपने संस्कृति को समझ पाएंगे, और अपनी संस्कृति को जब समझ पाएंगे तो फिर अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की बुराई करेगा तो हम उसको कड़े तरीके से जवाब दे सकते हैं। और ये संस्कृति फिर हम सभी भारतीयों को जोड़ेगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे, है ना। इस चीज़ को आप समझेंगे, तब तक